हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ख़त्म कर चुके हैं, क्लास 12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर चुके हैं। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो आपका चैप्टर 2 से आने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर में मेन आप जो बात करने वाले हैं, मेन आप बात करेंगे एक तरीके से बस एक बेसिक आइडिया कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स तब शुरू करी थी तब हमने बात करी थी, बट एक बार और देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आप एक इंडिविजुअल की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यानी कि आप एक कंज्यूमर सेलर यानी एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं। मैक्रो में हम बात करेंगे होल कंट्री की, ठीक है। पूरी कंट्री की डिमांड, सप्लाई, उनका ट्रेड, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट, उनकी इनकम, उनकी प्रोडक्शन, एक एज अ होल, एज ए एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी जो बनती है, वो बन जाएगी आपकी मैक्रो इकोनॉमी। यानी अब बात होगी बड़े स्तर की, एक बड़े व्यू पॉइंट की। माइक्रो थी एक इंडिविजुअल व्यू पॉइंट की। और माइक्रो की एक और बात बता देता हूँ, मैक्सिमम अगर ये कलेक्टिव होता है तो ये मार्केट पे होता है कि जहाँ जहाँ हमने एक पूरी मार्केट की डिमांड और सप्लाई पढ़ी थी, ठीक है। बट इससे आगे ये एक मार्केट के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पूरी कंट्री में कई तरह की मार्केट हैं, कई तरह के सेक्टर हैं, तो इसमें हमें वही सब पढ़ना है, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाने की। क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे फैक्टर्स आ रहे थे जो इससे कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे थे। तो एक ज़रूरत थी हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की जहाँ पर हमारे पास हर पर्सन के पास इनकम हो, हर पर्सन के पास सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अच्छा हो, हर पर्सन को हमें कि अच्छा वेलफेयर बना पाए। तो उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट डेवलप होता है। Macroeconomics, we usually simplify the analysis of how the country's total production and the level of employment are related to attributes called variables like prices, rate of interest, wage rates and profits and so on. यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स हम एक तरीके की कनेक्टिविटी बनाएंगे, कोशिश हम यही करेंगे एक तरीके की कनेक्टिविटी बनाएं कि प्राइस, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, इन सब का एक दूसरे से क्या लेना देना होता है। एक कनेक्टिविटी बनाएंगे कि जो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है। अगर आपको एक सर्विस सेक्टर बनाना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो आपको फर्नीचर चाहिए होगा। फर्नीचर आप कहाँ से लेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर। अब वहाँ पे जो आप खाना बनाएंगे उसमें आपको वीट, पल्सेस, ये सब ज़रूरत पड़ेगी, ये कहाँ से आएगा? प्राइमरी सेक्टर। तो कहीं ना कहीं ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए अगर गेहूँ महंगा होगा तो उसके हिसाब से आपका रेस्टोरेंट में प्राइस महंगा होगा, यानी सर्विस सेक्टर के भी प्राइस बढ़ेंगे। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये किस तरह से कनेक्टेड है, ये सब हमें इस चैप्टर में ही डिस्कस करना है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो एक इकोनॉमिस्ट हैं एडम स्मिथ, कभी टाइम मिले आप उनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिन्होंने सजेस्ट करा था कि if buyers and sellers in each market take their decision following only their own self interest, economists will need to think of the wealth and welfare of the country as a whole separately। यानी हर कोई इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट की बात करता है, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा जिसको एज ए नेशन पूरी कंट्री के होल कंट्री के प्रॉफिट की बात करनी चाहिए। यानी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाना चाहिए जिससे एक इंडिविजुअल का प्रॉफिट भी सेटिस्फाई होता रहे और उससे पूरी कंट्री भी प्रोग्रेस करती रहे। तो ये बात तो आपकी कही थी एडम स्मिथ ने। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो मेन बातें होती हैं। पहला होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक के डिसीजन कौन लेगा। तो डिसीजन हर गवर्नमेंट में आपकी एक बॉडी होती है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, जो आपके मॉनेटरी डिसीजंस लेती है कि जो डॉलर और रुपए का जो कन्वर्जन रेट है वो कितना रखना चाहिए, या फिर मार्केट में अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। ये सब डिसीजन कौन लेता है? आपका आरबीआई लेती है इंडिया में। इसी तरह से फाइनेंशियल वर्क का काम होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। सेकेंडली, व्हाट डू द मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स ट्राई टू डू, यानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है हमारा, उनका क्या काम रहता है? उनका एक काम रहता है फिजिकल पॉलिसी बनाना। यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, आरबीआई काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी पे और फाइनेंस
मिनिस्ट्री काम करती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है और जितना अर्न कर रही है उसके बीच एक बैलेंस बनाना है, यानी कि ऐसा ना हो कि खर्चा हम बहुत ज़्यादा कर दें और अर्न कुछ ज़्यादा ना कर पाएँ। तो जितना हम अर्न कर रहे हैं उस हिसाब से खर्चा करना, और इस तरह से खर्चा करना ताकि हमारी अर्निंग बढ़ जाए। टैक्सेशन वगैरह ये सब किसके अंडर में काम आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में। आगे देखते हैं एमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें एक इकोनॉमिस्ट का नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनको एक तरीके से माना जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं की देन है। ठीक है, उनकी बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। The dominant thinking in economics before Keynes was that all the laborers who are ready to work will find employment and all the factories will be working at their full capacity। यानी कि जॉन मेनार्ड कीन से पहले एक जो ट्रेडिशनल आपका थ्योरी चलती थी कि को जो भी काम करने के लिए तैयार है उसे काम मिलेगा, और जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करेंगी। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अमेरिका में जब ये डिप्रेशन आया था तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया था, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था, अराउंड 3% से 25% बढ़ गया था। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है तो क्या ये थ्योरी काम करेगी कि जो काम करना चाहता है उसे काम मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये 25% जो बेरोजगार हुए हैं, चलिए 3% में मान लीजिए, और 25% जो बेरोजगार हुए हैं उसमें कुछ नहीं तो 20% तो होंगे ना जो वाकई में काम करना चाहते हैं। तो वो ट्रेडिशनल थ्योरी गलत थी, ये जॉन कीन्स ने बताया, और उसके बाद उन्होंने और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का आइडिया दिया। अब इस बुक का जो कॉन्टेक्स्ट है एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल परसेप्शन से भी चलेगा कि हिस्टोरिकल व्यू में किस तरह से हम इकोनॉमी के पॉलिसीज बनाते थे और अब कैसे बनाते हैं। तो उसमें एक थोड़ा सा आइडिया दिया कैपिटलिस्ट कंट्री का। कैपिटलिस्ट कौन होती है? जहाँ पर मेजॉरिटी जो इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का होता है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट ओन होती हैं, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम होता है। इस तरह की जो मार्केट होती है वो कैपिटलिस्ट मार्केट होती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो people who exercise control over major decisions and bear a large part of the risk associated with the enterprise, they may themselves supply the capital needed to run the enterprise। एक तरीके से जो आपका पैसा लगाते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट फर्म चलाते हैं उनको क्या कहेंगे हम? एंटरप्रेन्योर्स। अब उन्हें ज़रूरत होती है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज में आपका एक तो रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, मशीन्स भी आ जाएंगी, एक ह्यूमन लेबर भी आएगी, यानी ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है ये हम लोग 11 वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख चुके हैं। जो भी कंपनी अर्न करती है कोई भी प्रोडक्ट बेचने के पास बाद, वो क्या होता है? रेवेन्यू होता है। और इसी रेवेन्यू में जो टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं हम टोटल रेवेन्यू में से, तो वो बनता है आपका प्रॉफिट। अब एक टर्म होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी इस तरह का पैसा लगाना कि ताकि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये उन्होंने बहुत घुमा के दिया है, ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सिंपल से सिंपल तरीके से समझा सकूँ। वेज रेट क्या होता है? वेज रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कोई भी लेबर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, जिस रेट पर आप लेबर की सर्विसेज खरीद रहे हो। ये मत लिख देना कभी कि लेबर खरीद रहे हो, लेबर की सर्विसेज। सेल एंड परचेज ऑफ ए लेबर सर्विसेज एट अ प्राइस विच इज कॉल्ड द वेज रेट। ठीक है, वेज लेबर भी कहते हैं इसे। फर्म्स वही जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं। अब फर्म्स और गवर्नमेंट के अलावा एक एक और सेक्टर होता है इकोनॉमी में जिसको हम कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड का मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है जो कि डिसीजंस लेता है अपने कंजप्शन से रिलेटेड। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये जो फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं, किसके लिए प्रोड्यूस कर रही हैं? इस हाउस होल्ड सेक्टर के लिए प्रोड्यूस कर रही हैं। इनकी जैसी डिमांड होगी उसी तरह से ये प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगी। अब मान लीजिए ये अगर हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मस्टर्ड ऑयल चाहिए, तो रिफाइंड ऑयल की कंपनियां भी मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस करने लगेंगी। तो ये इन्फ्लुएंस रहता है हाउस होल्ड सेक्टर का।
और हाउस होल्ड सेक्टर आपका जब भी कंजप्शन करता है तो टैक्स देता है, तो उससे गवर्नमेंट की भी कमाई होती है। इसके अलावा एक होता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर आपका क्या काम करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। ये भी फोर्थ इंपॉर्टेंट सेक्टर इन अवर स्टडी। ट्रेड विद द एक्सटर्नल सेक्टर दो तरीके से हो सकता है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट। ठीक है, तो जो भी डोमेस्टिक कंट्री में सेल गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर कोल्ड एक्सपोर्ट्स। यानी आपकी कंट्री में कुछ कंजप्शन हो रहा है, बाकी जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, दूसरी कंट्रीज में भेज दिया। ठीक है, और कुछ जो आपके कंट्री में कमी है उसको पूरा करने के लिए हमने इंपोर्ट कर लिया। तो ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इस चैप्टर में जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, कुछ खास ज़्यादा नहीं था, जस्ट एक इंट्रो था। तो मेन आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 से शुरुआत होती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।